नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में। ह्यूमन क्लोनिंग एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा विवाद से भरा हुआ टॉपिक है और यह बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। अगर ह्यूमन क्लोनिंग बनाया जाए तो क्या उससे पूरी आर्मी खड़ी हो सकती है? ह्यूमन क्लोनिंग कब से बनना चालू हुआ और इसे बनाने का स्टार्ट किसने किया और कौन कौन से जीवों में अभी तक क्लोनिंग किया जा चुका है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं इस स्टोरी की शुरुआत। ह्यूमन क्लोनिंग के पहले यह हमेशा सवाल उठा है कि सबसे पहले कौन से जीवों का क्लोनिंग किया जा चुका है और अभी कौन कौन से जीवों का क्लोनिंग चल रहा है। दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग को 70 देशों ने बैन किया है। दोस्तों, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो लोग आइडेंटिकल ट्विन नहीं होते हैं, यानी कि वो दोनों क्लोन नहीं होते हैं। उन दोनों का जन्म अलग अलग न्यूक्लियस की वजह से होता है और अलग अलग अंडे के फर्टिलाइज होने की वजह से होता है। दोस्तों, साइंस के पास भी ऐसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं जिसका उपयोग करके ह्यूमन क्लोनिंग बनाया जा सकता है, या फिर कहें तो किसी जीव का क्लोनिंग बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस क्लोनिंग टेक्निक की शुरुआत या फिर इसका आइडिया 1952 में आया था रॉबर्ट ब्रिंक्स और थॉमस जे किंग के द्वारा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने ब्लास्टुला सेल के न्यूक्लियस को निकाल करके अनन्यूक्लिएटेड फ्रॉग के अंडे में डाला था जो कि अनन्यूक्लिएटेड था। इसके बाद इस तरीके के रिसर्च को आगे बढ़ाया डॉक्टर हर्षस्वरूप ने, जो कि इंडिया से हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रिसर्च के दौरान पॉलीपॉलियोइड एग जो कि फ्रॉग में होता है उसको निकाल करके एक स्टिकल सेल के न्यूक्लियस में डाला, वहां पे उसका फ्यूजन कराया। तो यहीं से सेल की क्लोनिंग की नई दिशा निकल गई। दोस्तों, इसके बाद जॉन गुडन ने 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रिसर्च के दौरान अपना एक नया फ्रॉग एग को क्लोन किया और यहीं से इनको क्लोन का फादर भी कहा जाता है। इसी की वजह से जॉन गुडन और सोनिया यामाका को नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने मैच्योर सेल को स्टेम सेल में ग्रो किया था। तो इस टेक्निक का यूज काफी सालों तक डिफरेंट स्पीसीज वैरायटी में किया गया। कभी भी मेमल्स में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मगर क्यों? क्योंकि मेमल्स का क्लोन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन रुको दोस्तों, यह बात 1996 तक ही सीमित थी, जब डॉली नाम का शिप का क्लोन कराया गया। 1996 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। 1996 में इवान वाल्मन नाम का एक साइंटिस्ट ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसी के जरिए एक भेड़ का क्लोन तैयार कर दिया, जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा। इस शिप का जो क्लोन तैयार किया गया था, इसको 2 शिप के जरिए तैयार किया गया था। एक शिप ऐसा था जिसका फेस व्हाइट कलर का था, एक शिप ऐसा था जिसका फेस ब्लैक कलर का था। सबसे पहले जो ब्लैक फेस वाला शिप था उसके शरीर से हर एक को एक्सट्रैक्ट किया गया। उसके बाद इसी एक से उसके न्यूक्लियस को निकाल दिया गया, अनन्यूक्लिएटेड एग कहा गया। इसका मतलब बिना न्यूक्लियस वाला अंडा। उसके बाद व्हाइट फेस वाला जो शिप है उससे लिया गया एक मैच्योर सेल। उसी मैच्योर सेल को इस अनन्यूक्लिएटेड एग के साथ फ्यूजन कराया गया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि जो पहले ब्लैक फेस वाला जो शिप था उसके शरीर से सेल लिया गया और उसके न्यूक्लियस को निकाला गया, तो व्हाइट फेस वाला शिप था उसके शरीर से स्टेम सेल लेकर के उस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कराया गया। आखिर में ऐसा क्यों? यह जो फ्यूजन कराया है इसको एग को फर्टिलाइज करने का एक तरीका है। एक अनफर्टिलाइज्ड एग खुद ब खुद सेल को डिवाइड नहीं कर सकता। फीमेल एग को फर्टिलाइज होने के लिए मेल डीएनए का आवश्यकता होता है, जो सिर्फ मेटिंग के दौरान हो सकता है। तो मेटिंग की इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्टों ने एक तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने एक एडल्ट डीएनए का यूज किया। दोस्तों, यह जो फ्यूज्ड एग था कुछ दिनों में एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया। जो एम्ब्रायो बन के तैयार हुआ था उसको ब्लैक फेस शिप के अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया और इसी की वजह से डॉली शिप का जन्म हुआ। डॉली शिप देखने में अपने मदर जैसी बिल्कुल नहीं थी, कि मदर का फेस ब्लैक कलर का था और डॉली का फेस व्हाइट कलर का था। में डॉली का फेस व्हाइट कलर कैसे हो गया? तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उन्होंने जो न्यूक्लियस लिया था और जिस एग में ट्रांसफर किया था उस न्यूक्लियस को, वह न्यूक्लियस था व्हाइट फेस शिप का। इसीलिए डॉली शिप जेनेटिकली पूरी तरीके से एक आइडेंटिकल थी व्हाइट शिप के। तो यह जो क्लोनिंग टेक्निक है इसके अंदर एक लिमिटेशन है, इसमें हमेशा एडल्ट सेल के डीएनए ही यूज किया जाता है। इसीलिए साइंटिस्टों के द्वारा 6 साल की एक एडल्ट डीएनए का उपयोग किया गया था इस डॉली शिप को बनाने के लिए। नॉर्मली जो भेड़े होते हैं उनकी एज लिमिट होती है 12 साल, लेकिन जो क्लोनिंग के जरिए तैयार किया गया था डॉली शिप, डॉली का था एज लिमिट 6 साल। देखिए दोस्तों, फ्यूजन कराने के लिए एक एडल्ट डीएनए का उपयोग किया गया था और उस भेड़ की जो उम्र थी वह 6 साल थी। और उसके बाद जब यह जो नया क्लोन तैयार किया गया उसमें उसकी एज लिमिट तय हो गई कि 6 साल। 12 साल उसकी तो टोटल एज लिमिट ही रहती है और 6 साल का एक एडल्ट डीएनए हो गया। उसी की वजह से 6 साल का जो एज लिमिट था वह डॉली के लिए था।
की वजह से 4 साल की उम्र में डॉली शिप की आर्थराइटिस और लंग इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। इससे साइंटिस्टों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। इस एग से हम डीएनए लेते हैं, क्लोन की उम्र उसी एग से शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, देखो यदि मेरा क्लोन बनाया जाए और मेरी उम्र 25 वर्ष है और मेरा डीएनए को यूज किया जा रहा है जिसकी उम्र ऑलरेडी 25 साल हो चुकी है, इसमें जो मेरा क्लोन बनेगा उसकी उम्र हो जाएगी 25 साल से ही शुरुआत होगी, यानी कि 25 साल में उसकी पहली एज शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों ये जो न्यू बोर्न मंकी है इनका नाम है जोंगजोंग और हुआ हुआ। दोस्तों आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। आपने 2 जुड़वा लोग जरूर देखे होंगे लेकिन वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो इस जोंगजोंग और हुआ हुआ को बनाने के लिए साइंटिस्टों ने सेम प्रोसेस को यूज किया था जो कि डॉली शिप को बनाने के लिए किया गया था। डॉली शिप भी एक मेमल है और ये मंकी भी एक मेमल है। डॉली शिप को जब बनाया गया था तो उस मेथड का नाम था सोमेटिक सेल न्यूक्लियस। उससे वायबल एम्ब्रायो बनाए जा सकते हैं तो वो मैच्योर हेल्दी एनिमल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए चाइनीज साइंटिस्टों ने एक एंजाइमेटिक मेथड का उपयोग किया। फाइनली उन्हें सक्सेस मिल गई। मिंग पी के मुताबिक सोमेटिक सेल न्यूक्लियस टेक्निक जो है यह ह्यूमन क्लोन बनाने के लिए सक्षम है, परंतु सिक्योरिटी रीजन की वजह से देश की गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती है। तो चाइनीज साइंटिस्टों के अनुसार क्लोन एनिमल्स को यूज किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक म्यूटेशन की स्टडी के लिए किया जाता है। दोस्तों अक्सर जब भी ह्यूमन क्लोनिंग की बात होती है तो वहाँ पे 2 तरीके सामने निकल के आते हैं, एक है थेराप्यूटिक क्लोनिंग और एक है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। दोस्तों अब आपके सवालों के जवाब जो आप सुनना चाहते हैं। सबसे पहले ह्यूमन का क्लोन अमेरिकन सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे एक मेल के पैर का टिश्यू लिया गया था और गाय के अंडे के जरिए को फर्टिलाइज करा गया था। उसमें गाय का डीएनए हटा दिया गया था, उसमें मनुष्य का डीएनए लगा हुआ था और इसे 12 दिनों बाद ही नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर रॉबर्ट एलेंजा ने डेली मेल न्यूज में बताया कि 14 दिन से पहले किसी भ्रूण को फिर किसी मनुष्य का में नहीं देखा जा सकता। अगर लीगल अनुमति मिल जाता तो हो सकता है मानव के रूप में एक क्लोन नया तैयार हो सकता था। दोस्तों आपको क्या लगता है ह्यूमन क्लोनिंग बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस वीडियो में मैंने किसी धर्म के बारे में बात नहीं किया है। जो भी बात किया है रिसर्च के आधार पे, साइंटिस्टों ने जो निष्कर्ष निकाला है उसी के आधार पे इस वीडियो को बनाया है रिसर्च करके। तो रही बात पूरी आर्मी बनाने की, हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इजाद किया जाए जिसकी वजह से अभी एक क्लोन बनाने का तैयारी किया जा रहा है, बाद में लाखों क्लोन बनाया जा सके, तो जैसे पूरी आर्मी खड़ा हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के